सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे कि शहबाज हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सिंध में इशारा किया। कल की जो तकरीर है उनकी, जो यहाँ पर उन्होंने लाहौर में की थी, वो एक फंक्शन था वारिस मीर साहब के बरसी के हवाले से। देखिए, जरदारी साहब जो है वो एक दरीना खिलाड़ी हैं सियासत के। वो उनको सियासत का जादूगर कहा जाता है, उनको सियासत का मास्टर्स कहा जाता है। एक जरदारी सब पे भारी का पॉपुलर नारा जो है वो एक तवील अरसे तक लगता रहा है, आज भी वैलिड है। जरदारी साहब विकेट की दोनों तरफ खेलने के मास्टर हैं। मैं आपको अगर उसकी मिसालें देने बैठूं तो आप देखिए, चाहे तो वो बलूचिस्तान की हुकूमत को तोड़ना हो, उन्होंने तोड़ा, छाती ठोक के कहा अवामी जलसे में कि मैंने तोड़ी है, और फिर वहाँ बाप तश्कील पा गई जी। उसके पीछे भी जरदारी साहब हैं। फिर उसी बाप के ज़रिए जिस तरह उन्होंने चेयरमैन सेनेट अपना इलेक्ट करवाया उस वक्त, उसकी मिसाल भी आपके सामने है जी। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो लगते हैं कि अगर सब पर भारी नहीं है तो बहुत सौ पर भारी है। हाँ जी। अच्छा, अब उनके जो एलाइज पार्टी है जिसके साथ उन्होंने ऑलमोस्ट इलेक्शन में भी, मतलब है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात करें आप या और हवालों से देखें, तो मिलकर लड़ा उन्होंने इलेक्शन अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ, विच वाज द पीटीआई एंड इमरान खान। ठीक हो गया। लेकिन 9 फरवरी के इंतखाबात के बाद से जी। फिर जरदारी साहब ने अचानक एक पलटा खाया और वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कराने की पोजीशन में आ गए। अच्छा। उन्होंने बताई तौर पे फैसला ये किया कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, हम आईनी ओहदे लेंगे, और सब आईनी ओहदों के ऊपर अपने अपने बंदे बिठा लिए। जी। तफसील हम कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बता चुके हैं, चाहे वो ईवान सदर पर कब्ज़ा कह लीजिए या वहाँ पर सदर बनना कह लीजिए। उसके बाद आप देखिए, डिप्टी स्पीकर है नेशनल असम्बली में, सेनेट का चेयरमैन है, 2 सूबों के गवर्नर हैं। अभी बात हो रही है कि जो साउथ पंजाब है उसमें डीसी, कमिश्नर और डीपीओ लेवल तक भी उनको ज़रा थोड़ी सी यानी रसाई दी जाए, थोड़ी स्पेस दी जाए। वो भी हो रहा है, मेरे ख्याल से होके रहेगा। तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। अब जिसको आपने उनके अमली सियासत में उतरने का ऐलान कहा है, अमली सियासत में तो बहुत देर से है, लेकिन इस्लामाबाद और लाहौर दोनों को वो बेक वक्त कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ खेलूँगा जी। और बज़ाहिर तो वो ऐलान ये कर रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करूँगा, जवान लोगों को आगे लेके आएंगे, बाबे वो फारग करने के मूड में दिखाई देते हैं। ये बुनियादी तौर पर अप्रोच जो है वो बिलावल जरदारी साहब की है। देखिए, पीपल्स पार्टी के अंदर गुड कैप बैड कॉप गुड कॉप का कॉम्बिनेशन मौजूद है। आसिफ जरदारी साहब जो है वो डिसाइल हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, कहते हैं अपने हरीफ को जब मनाता हूँ तो हाथ जोड़ता हूँ, उसके पाँव पे हाथ रखता हूँ। ये आपने वीडियो देखी हुई है, प्रोमो के तौर पे चलती है। तो ये वो इस काम के वो मास्टर हैं। लेकिन बिलावल जो हैं वो आदी हैं तल्ख बात करने के, स्ट्रॉन्ग बात करने के। उनके बयानात चाहे वो 9 फरवरी से पहले के हैं चाहे 9 फरवरी के बाद के हैं, आप देखिए काफ़ी गुसीले भी हैं और काफ़ी हैवीली लोडेड भी हैं। 9 मई के साथ आप 8 फरवरी मिक्स कर रहे हैं शायद। हाँ, नहीं, मैं 8 फरवरी कहना चाह रहा हूँ, वो 9 मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि आपने उसकी तरफ इशारा तो किया है, लिहाजा 9 दिमाग के ऊपर सवार तो है और होनी भी चाहिए। जिस तरह का फैसला आया उसके ऊपर अभी बात करते हैं। अब आ जाए जनाब, देखना ये है कि आसिफ जरदारी साहब ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उस तकरीर में काफ़ी तफरीह ली है नून लीग की। जब मैं कहता हूँ तफरीह ली है तो इसका मतलब है कि बड़ा बिटरली क्रिटिसाइज़ किया है। उनका इनसे हुकूमत नहीं चल रही, यानी जिसका वो अदरवाइज सपोज टू बी पार्ट एंड पार्सल हैं, वो कह रहे हैं इनसे हुकूमत नहीं चल रही। मुझे अच्छी तरह से याद है जब पीडीएम की हुकूमत थी तो आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात किए गए थे उस पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बड़े तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे कि कमाल कर दिया, जो कुछ खान साहब छोड़ के गए थे वहाँ से आईएमएफ के साथ मुआहिदा कर लेना, फिर वो रिलीज़ करवा लेना। पहली किस्त बहुत बड़ी कामयाबी, मुझे याद है अच्छी तरह। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आ रही है, लेकिन आप मुझे ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं। कहीं ये 2.5 साल की बारी तो नहीं लगी हुई? देखिए, बारी अगर लगी हुई है तो बज़ाहिर तो उसका कोई वजूद नहीं है। मैंडेट जिसके पास है उसके पास है। कहीं ये बारी का ग्राउंड तो नहीं तैयार किया, लेकिन हमारे यहाँ ये रवाज है। आप देखिए, 2 हुकूमतें पीपल्स पार्टी की हाफ वे थ्रू घर भेज दी गई, 3 हुकूमतें नून लीग की हाफ वे थ्रू घर भेज दी गई। कभी ये कारनामा सर अंजाम दिया फौजी डिक्टेटरों ने और कभी ये कारनामा अंजाम दिया हमारी अजीम अदलिया ने। ठीक है, तफसील का वक्त नहीं है, फिर किसी वक्त तफसील से आगाह करेंगे।
तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें जरदारी साहब जो कुछ भी कह रहे हैं उसका नोटिस लिया जाना चाहिए। तो मैं जैसा कह रहा था ये कि अब वो क्रिटिकल हैं IMF की हैंडलिंग के ऊपर भी। उनका ख्याल ये है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो एक तरह से अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। देखिए ये पॉपुलर पल्स की बात है, ये बात फौरी तौर पे उनकी बाई करेगी अवाम कि IMF के साथ मुआहदा होने के बाद से देखिए बजट के अंदर क्या सूरत हाल बन गई है, क्या गला घोंटा है शहबाज सैलरीड शरीफ ने क्लास भी का। कल यही कहा है। तो जरदारी साहब जो हैं उनको ये पता होता है कि कौन सी सियासी दरफुंतनी कब छोड़नी है और कब उसको पजीराई मिलेगी। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो जरदारी साहब जो हैं वो खुल के खेल रहे हैं, खुल के खेलना शुरू हो गए हैं। धमकी भी उन्होंने इम्प्लाइडली धमकी भी लगाई है कि तैयार हो जाए। दूसरी तरफ यह है कि हमने देखा कि ऑल अलोंग द ग्राउंड जब से भी वो सियासत में हैं, जो इशराफिया है या जिसको हम बहुत सारे नाम है ना रखे हुए उसके, कोई कहता है वो अखलाई मखलूक है, कोई कहता है वो फौजी क़यादत है, कोई कहता है वो इस्टेब्लिशमेंट है, मुख्तलिफ नामों से हम उनको पुकारते हैं। उनके साथ जरदारी साहब ने कभी नहीं बिगाड़ी है, सिर्फ एक दफ़ा बिगाड़ी थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब वो दुबई में थे और उन्होंने कहा था ईंट से ईंट बजा देंगे। याद है, मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त वो बात हमें समझ भी आती थी सियासी एतबार से। तो जरदारी साहब की जो ये लेटेस्ट जो उनका आउटबर्स्ट मैं कहूँगा वो है कि जो नून लीग की हुकूमत है ये मुआशी बहरान पे काबू पाने में नाकाम हो गई है। इसकी IMF पॉलिसीज़ के तहत अवामुन्नास को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जैसा मैंने कहा ये वो दाना है जो हर कोई चुग लेगा, इसलिए कि ऐसा ग्राउंड के ऊपर होता दिखाई दे रहा है। सलीम बुखारी साहब, बजट को हिमायत तो दे दी ना, अपनी टर्म्स सामने रख कर, तो फिर बराबर के शराकतदार ना हुए। आपने मेरा वो जुमला शायद गौर से नहीं सुना कि आसिफ जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेलने के मास्टर हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो भी कड़ा वक्त आया, जो बजट पास कराना बहुत कड़ा वक्त होता है, उस वक्त उन्होंने थोड़ा सा बिलावल जरदारी साहब ने नखरा दिखाया, फिर वो अपने चैम्बर में जाके बैठ गए, फिर 3 सीनियर बंदे जो हैं वो नून लीग के गए, उन्हें बना लिया और लोगों ने आके वोट दे दिया। एनीवे, तो ये मज़ीद कितनी देर चलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये अच्छा ओमन नहीं है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो जो बात आपने की हाफ वे थ्रू की, वो भी हो सकता है, इसमें काया भी पलट सकती है, इसमें कुछ भी अचानक हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर नून लीग की मुकम्मल गिरफ्त नहीं है। ठीक हो गया जी। सर एक और चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे ये बता दें कि ये जो नून लीग की हुकूमत है ये पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट क्यों नहीं करती बजट के मामलात में। ये जो अभी शिकायत दर्ज करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तरफ से जरदारी साहब के सामने, हमेशा से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। आप कराची को भी देख लें, वहां पर भी यही शिकायत है। प्रोजेक्ट्स आसिफ जरदारी साहब ने तो शायद ये नहीं कहा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि बजट में हमें एज ए स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ख़ास तौर से जो उन्होंने हवाला दिया फाइनेंस बिल में जो प्रोविजंस रखी गई हैं, जो टैक्सेशन की यानी बुनियाद बनी है चीज़ें, उस पर वो कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और अगर ये नून लीग ने वाक़यातन किया है तो ये मेरे ख्याल से एक सियासी गलती ज़रूर है। उनके पास ये जस्टिफिकेशन है कहने की कि हमारा ज़िम्मा दोस्त। जरदारी साहब की आने वाले दिनों में आपको और बहुत सी मज़ेदार बातें जो हैं उसका तज़किरा करना पड़ेगा प्रोग्राम में, वो हमारे मौजूए बहस रहेंगे। चार्जशीट की तरफ आ रहे हैं आप? अब आप मुझे चार्जशीट की तरफ ले जाना चाह रही हैं, तो मैं मेरे पास चॉइस नहीं है, आप कहेंगी तो मैं आ जाऊँगा। देखिए जनाब, ये फैसला जब आया था कि जी वो ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी वो मनसूख हो गई हैं, तो लगा कि रूटीन का मामला है, ठीक है, ऐसा केस वकला ने ठीक नहीं लड़ा होगा या कमज़ोर आर्गूमेंट होगा। लेकिन ये तफसीली फैसले ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। आप कहें ये जो वाक़यातन आप ठीक कह रही हैं, इट्स ए वेरी सीरियस चार्जशीट। इट्स ए, अगर आप इफ़ यू बिलीव ऑल व्हाट हैज़ बीन सेड, ये तो सेडिशन का केस है, ये तो हुकूमत के खिलाफ बगावत इस्टेब्लिश कर दी है इस कोर्ट ने इस लेवल पे। आगे जाके क्या बनेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ अभी कुछ, क्योंकि ये काम आला अदलिया का है। लेकिन अगर हम इसकी चंद बुनियादी चीज़ें ही पढ़ दें जी, तो आप मज़े जाएंगे जिसको कहते हैं। देखिए जनाब, अबूरी ज़मानत मासूम फ़र्द का हक है, इस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं है जिसने PTI की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। लुक एट द वर्ड्स, रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी ज़मानत उसका हक नहीं है जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की।
ये तहरीरी फैसले की मैं आपको शिक्स सुना रहा हूँ, यानी एक एक करके। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक़ साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड मौजूद नहीं है, इसलिए पीटीआई की और पीटीआई की लीडरशिप की अबूरी ज़मानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है बात, आगे चलिए जनाब। उन्होंने कहा कि वकील ने ये कहा, पीटीआई के वकील ने ये कहा, खान साहब के ने कि जी दरख्वास्त गुजार जो है उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन दलाइल में वज़न नहीं, अदालत कह रही है, इन दलाइल में वज़न नहीं, मुजरमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा को दहशत गर्द बन जाता है। यानी जो आप जिसको कह रहे हैं कि जी ये तुम्हारा पुरअमन एहतजाज था, जिस बैकग्राउंड में ये हुआ, जो इसके पीछे साजिश थी, यही ग्रोह जो है वो दहशत गर्द बन जाना ज़रूरी था और दहशत गर्द बन गया, जो वाक़यात हुए 9 मई को। दूसरी बात यह है, दरख्वास्त गुजार इस फेल से अपने जुर्म पर अमल दरामद के बुनियादी हक को खो बैठा है। ये मैंने आपको सेलिएंट फीचर सुनाए हैं उस फैसले के। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊं तो जज साहब ने अपने फ़ैसले से ये साबित कर दिया है कि 9 मई की साजिश बानी पीटीआई ने तैयार की थी, बानी पीटीआई ने इंस्ट्रक्शंस जारी की थी, बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर मुझे पकड़ा गया तो कौन इस पूरे यानी जुलूस या इस जो मॉब है उसकी क़यादत करेगा, कौन क़यादत करेगा, और उसका नाम भी यास्मीन राशिद। और आपने देखा कि जो चाहे वो अस्करी टावर था, चाहे वो कोर कमांडर का घर था, मोहतरमा हर जगह दिखाई तो दी थी ना, और क़यादत करती हुई भी नज़र आई थी, ये वीडियोस मौजूद हैं। तो इस फैसले की रो से तो बानी पीटीआई सख्त मुश्किल में क्या है। उनको अपील में जाने का राइट है? देखिए, इसकी अपील तो ज़रूर होगी, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो बुनियाद ट्रायल कोर्ट की लेवल के ऊपर बना दी जाती हैं उनको अनडू करना बहुत मुश्किल होता है। ये फ़ैसला अगर इसी तरह से लेके आप अपील में जाएंगे तो आपकी अपील के मंजूर होने के इम्कानात बहुत मादूम हैं। तो हैविंग सेड दिस, मुश्किलात तो और भी बहुत सारी हैं। पीटीआई के जो कायद हैं जेल में हैं, उनका ट्रायल सारा जो है बहुत सारे मुकदमात में जेल में हो रहा है, और मुकदमात का हवाला इस वक्त देना ज़रूरी नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी हो रही है। बेपनाह केसेस तो पेंडिंग है, लेकिन बेपनाह केसेस में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। ठीक है, इद्दत के केस में प्रोसीडिंग चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुझे यूँ लगता है कि अगर इसको मैं बिल्कुल इसकी स्पिरिट में देखूँ तो बानी पीटीआई के गिर्द दायरा मुझे तंग होता दिखाई दे रहा है।